इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एलपीजी पॉलिसी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर। एलपीजी पॉलिसी 1991 के नाम से हम लोग इसे पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये पॉलिसी अपने देश में 1991 में आई थी। करेक्ट ऑप्शन है सी, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है। द रिफॉर्म्स इन ए कंट्री मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसीज इज नोन एज। अगर बात बैंकिंग सेक्टर या मनी रिलेटेड होगी तो वो फाइनेंशियल पार्ट होती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा वित्तीय सुधार, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाज कॉल्ड। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 की, इसको यू टर्न नीति या यू टर्न पॉलिसी कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो जिस पे इम्पोज किया गया एक्चुअल में वो उसका बर्डन वो खुद उठाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जो जिस पे इम्पोज किया गया वो उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर देता है। तो जैसे कि बिक्री कर, पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो होता है ये एक्चुअल में प्रोड्यूसर्स पे लगाया जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर्स उसकी प्राइस में ऐड करके कस्टमर पे उसका बर्डन को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये तो शिफ्ट किया गया, दैट मीन्स इट इज़ द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप हो गया। तो ऑप्शन यहाँ नहीं को चुनना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। ये भी उत्पादन के प्रोसेस पे लगाया जाता है, लेकिन इसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है उसकी प्राइस में। तो यहाँ पे भी ये इम्पोज जिस पे किया गया उसने उसका बर्डन को शिफ्ट कर दिया किसी और पे, तो ये भी अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। जीएसटी भी एक टाइप का सेल्स टैक्स है। ये लगाया जाता है प्रोड्यूसर पर, होलसेलर पर, मतलब एक्चुअल में जहाँ पे चीज़ें बन रही है उनके ऊपर, बट इसको इसकी प्राइस में ऐड करके जो होलसेलर है या जो सेलर है वो उसे कस्टमर पे बर्डन को शिफ्ट कर देता है। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स या आयकर एक ऐसा टैक्स है जो जिस स्पेसिफिक पर्सन पे लगाया जाता है उसे अपनी इनकम से ही देना पड़ता है। तो एक्चुअल में वो जिस पे लगाया गया वो उसका बर्डन खुद सहता है, इसलिए अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर नहीं होगा क्योंकि ये प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ आपको नहीं चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयातित वस्तु पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? वैसा टैक्स जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है उसे एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद कर कहते हैं। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? अभी हमने पढ़ा अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? तो यहाँ पे सेल्स टैक्स, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, जिस पे लगाया गया वो उसे कस्टमर पर शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? इन विच ईयर वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्टेड इन इंडिया? 1991 में की गई। सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है वह क्या है? अ टैक्स लेविड ऑन द इंडिविजुअल इनकम बाय गवर्नमेंट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर है जो सरकार इनकम पे लगाती है उसको डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स कहते हैं। एलपीजी का नाम टर्न दिया गया, कौन सा टर्न? यू टर्न। अवमूल्यन है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है मनी की वैल्यू को कम करना, रिड्यूस करना, इंटरनेशनल मार्केट में अपने देश की करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए समता के आंशिक हिस्सों का विक्रय, सेल ऑफ द पार्ट ऑफ द इक्विटी, व्यापार से प्रतिबंध हटाना, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड, ये दोनों ही नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे अपने देश की करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज़ करने की बात कही गई है और इससे रिलेटेड यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। उदारीकरण का दोष है, डीमेरिट ऑफ लिबरलाइजेशन। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है एकाधिकार की वृद्धि, इंक्रीज इन मोनोपोली। जब गवर्नमेंट लिबरल हो जाती है तो प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम मिल जाता है प्रोडक्शन यूनिट को, रिसोर्स को यूज़ करने का, तो यहाँ से मोनोपोली बढ़ना शुरू हो जाती है। एलपीजी का पूर्ण रूप, एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बट यहाँ ऑप्शन नंबर ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस
बी लो प्राइस गुड्स। अगर हम लोग LPG के फुल फॉर्म के बेस पे देखें तो ये दोनों ही सही है, बट अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के बेस पे देखें तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता है। प्योरिटीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बिल्कुल अपने देश के उत्पादन में वृद्धि करना है। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का विस्तार करना भी है। मानव संसाधन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? विच कंपोनेंट्स वाज इंक्लूडेड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 15 नंबर, वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जिनको लाइसेंस लेना कंपलसरी किया गया है ऐसे इंडस्ट्रीज़ की संख्या 5 है। इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग इसे LPG मान के चलेंगे, क्योंकि ये पूरा जो क्वेश्चन है वो LPG टॉपिक का ही है। तो जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडस्ट्रीज वेर रिजर्व्ड ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर बिफोर द डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 1991? 1991 के औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पहले कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया? तो 1991 का जो औद्योगिक नीति आया था या सुधार आया था, उसके जस्ट पहले 17 ऐसे इंडस्ट्रीज़ थे जिनको कि सार्वजनिक क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया था, जिसपे कि प्राइवेट सेक्टर को प्रोडक्शन नहीं करना था। नंबर 18, डैश इज द पॉलिसी दैट हेल्प्स इंटीग्रेट अ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिससे अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण मतलब विश्वव्यापीकरण, विश्व के साथ व्यापार करना। अगला है, many product from small scale industries were after the industrial sector was deregulated in 1991। deregulated मतलब उसको हटा दिया गया अपने कंट्रोल से, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी रिजर्व्ड। नेक्स्ट है, टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 द इंडियन रुपीज़ वाज डैश अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। 1991 में भुगतान संतुलन को हल करने के लिए भारतीय रुपया को विदेशी मुद्राओं के मुकाबले कम किया गया, मतलब रुपए की वैल्यू को डिक्रीज़ कर दिया गया। जैसे हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 रुपीज़ की वैल्यू डॉलर के अकॉर्डिंग अगर $90 है तो उसको कम कर दिया गया, मतलब अब 1 रुपीज़ की वैल्यू को $80 में ही एक्सचेंज किया जाने लगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग डिवैल्यूड या अवमूल्यन कहते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ द ऑनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पार्शियली इंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का जो अधिकार वाला उद्योग होता है उसको आंशिक मतलब पार्शली उसके कुछ एक पार्ट को प्राइवेट सेक्टर को सौंप देने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, निजीकरण। मतलब सरकार ने अपने कंट्रोल में जो इंडस्ट्रीज रखी थी उसको प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। What was the primary outcome of the liberalization and privatization initiatives under the new economic policy in 1991 followed by the Indian government? इंडियन गवर्नमेंट ने आर्थिक नीति में भारत उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, पूरे विश्व के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ना। इतने सारे क्वेश्चंस आप रिविज़न कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।